एक मिनट आपके दीपक, सवाल का इसमें जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। देना नहीं है, लेकिन मैं अभी पवन जी, उस पर मैं इसलिए सवाल उठाता ही, अब आपने बात कही है, मेरा छोटा सा इसमें जवाब है। करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, हाँ, मेरा वही मैं उस पे आ रहा जवाब हूँ, है। श्राइन मैं बोर्ड उस पे क्यों नहीं उस पे बात करता? मैं उस लगाओ, जरूरी लगाओ, मगर गंडोला के एक सेट किए जाए सिस्टम कि कम से कम कटरा को बाईपास ना किया जाए। क्या आप हरिद्वार जाइए, आप बनारस जाइए, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, हिंदू धार्मिक स्थलों को डेवलप करने में। श्राइन बोर्ड तो ऐसा है जो ऐसे 2-3 स्थान और डेवलप कर सकता है। क्या हिंदू आस्थाओं की जगह पर श्राइन बोर्ड का पैसा लगा है? और जगह पर भी भेज सकते हैं। ये डिसीजन कौन लेगा? जिसका धर्म है। जी, आप ताराकोट को नया शहर नहीं बसाइए, आप कटरा को ताराकोट तक एक्सपेंड कीजिए। इवन आप रास्ते में एक और मार्केट बना सकते हैं जो कनेक्ट करे। कुछ आते हैं VIP स्लिप्स लेके प्रायोरिटी सेशन के लिए, ऊपर जब 6-7 हजार लोग प्रायोरिटी के साथ होगा पवन जी, तो आम नागरिक का क्या होगा आप जानते ही। अगर ऐसा होता है फिर तो कटरा बाईपास हो गया। तो कटरा के लिए कर क्या रहा है श्राइन बोर्ड? माता वैष्णो देवी के लिए चंद इमारतें बना दी, ये कर दिया, बट उसके सिवाय, क्योंकि धर्म, देखो धर्म एक आस्था का और एक बिलीफ की बात है। नो, दीज आर ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस। जो माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियां हैं, उनके चरणों में कटरा बसा हुआ है, तो माँ के चरणों में ही कटरा को रहने दीजिए। आप ताराकोट को नया शहर नहीं बसाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। स्पेशल शो विचार विमर्श। आज हम विचार विमर्श करेंगे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से रोपवे गंडोला को लेकर जो विवाद इस समय बना हुआ है। कल पूरा दिन कटरा बंद था। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से तमाम जो यूनियंस हैं, दुकानदार हैं, सब लोग रोड के ऊपर थे, सब बंद था, श्रद्धालु परेशान थे। अब 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। 23 दिसंबर को एक बैठक होगी संघर्ष समिति की, उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला होगा। प्रशासन ने 23 दिसंबर तक का समय मांगा है और दूसरी ओर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की बैठकें भी होना शुरू हो गई हैं जूनियर्स के साथ, लीडर्स के साथ, कि आखिर इस मसले का हल क्या होगा। मेरे साथ जुड़ेंगे दीपक खजूरिया, एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज रूम 24 आवाज, और डायरेक्टर द न्यूज रूम 24 आवाज विकास शेखर शर्मा, वो दिल्ली से जुड़ेंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे आस्था और रोजगार और माता वैष्णो देवी का दरबार, जहां पर देश भर से, दुनिया भर से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो पहले मैं सीधे चलूंगा दिल्ली। विकास जी, आस्था और रोजगार, आधुनिकता की दौड़, श्रद्धालुओं की सुविधा, आप कहां तक जायज मानते हैं कि लोगों का रोजगार न छिने, आस्था भी बनी रहे? देखिए पवन जी, रिलीजन और ब्यूरोक्रेसी, यहाँ से शुरू करते हैं। श्राइन बोर्ड को बनाने का कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि यहाँ से इस ट्रैक की डेवलपमेंट होगी, मंदिर से आसपास गतिविधियों जो हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, यात्रियों के लिए आसान किया जाएगा। लेकिन अब इसको बने इतने टाइम हो गए, दिस इज अ मनी जनरेटिंग मशीन एक्चुअली फॉर गवर्नमेंट आल्सो। और श्राइन बोर्ड ब्यूरोक्रेट्स द्वारा चला जाता है जो परमानेंट नहीं है, पोस्टिंग्स पे आते हैं। और उसके बाद इसके कुछ मेंबर्स हैं जो स्थायी मेंबर्स हैं, जिसमें कुछ लोकल मेंबर्स रहते हैं, कुछ रिटायर्ड पीपल रहते हैं, और कुछ बाहर से स्टेटों से भी मेंबर है। पर क्या वो मेंबर दिन की गतिविधियों से अवगत होते हैं या नहीं? डिसीजन मेकिंग क्या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे होती है, ऑफिसर लेवल पे होती है? जी हाँ। तो ये तो धर्म और आस्था से जुड़ी चीज थी ना मोहन जी, कहीं ना कहीं आके ये स्पिन आनी थी। उसको पहले संयोजित किया गया, फिर आयोजित किया गया, और अब वो इतना वहां पे चला रहा है पवन जी, इतने उनके मतलब बैंक इतना बड़ा है कि उस पे जो डेवलपमेंट कटरा में और वहां होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। धर्म के लिए जो डेवलपमेंट हुई थी वो नहीं दिखी। और अब श्राइन बोर्ड उन गतिविधियों में लग गया कि और पैसा कैसे कमाए दे। धर्म कभी पैसा कमाने के लिए नहीं होता, धर्म निष्ठा और उसके लिए होता है। तो उससे कहीं हट गए हैं, सुओ मोटो डिसीजन लेते हैं। ये जो रोप वे वाला डिसीजन है, ये वाकई दुकानदारों और होटल वालों को बहुत तंग करेगा। 6 मिनट में आप ऊपर चले जाएंगे तो लोग आके होटल में क्यों रुकेंगे? अपनी फ्लाइट्स और ट्रेन की टिकट सेट रखेंगे। दुकानदार जो उस ट्रैक पे थे, पहले ही एक ट्रैक नया बना तो एक उस पर कम लोड पड़ा, तो जो लोकल दुकानदार है उसको भी बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। तो जो ये श्रद्धा की चीजें होती हैं, आप तिरुपति जाइए, कहीं भी जाइए, लोकल चीज को चलाते हैं, उनकी आस्था से आगे चीजें फैलती हैं। तो पवन जी, ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, इसके अंदर झांकना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके अंदर झांकना पड़ेगा। दीपक, एक बड़ा सवाल है और एक तर्क दिया जा रहा है कि जब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी थी तब भी विवाद हुआ था। तो हेलीकॉप्टर जो है इस समय 3 से 4 हेलीकॉप्टर रोज उड़ान भरते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा यात्रु ऊपर नहीं जाता है। प्रतिदिन की यात्रा जो है 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होती है। और तर्क दिया जा रहा है कि अगर रोप वे शुरू होता है तो उसमें भी 2 से 2,500 श्रद्धालु ही ऊपर जा पाएंगे, बाकी लोग तो पैदल ही जाएंगे।
देखिए पवन जी, सबसे वाह। पहले यात्रा की बात करते हैं। और श्री ये माता वैष्णो देवी यात्रा जो 24 घंटे सातों दिन चलती है, विश्व की इकलौती ऐसी यात्रा है जो कभी रुकती नहीं है। दूसरी बात, ये यात्रा कई हजार वर्षों से चली आ रही है, मगर इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए ये 1986 में अगस्त में श्राइन बोर्ड की ये स्थापना हुई, यानी कि 38 साल हो गए ये श्राइन बोर्ड को बने हुए। ये 38 साल से नो डाउट यात्रा में बहुत सारे बदलाव आए जो पॉजिटिव थे। यात्रा बढ़नी भी शुरू हुई। जब से श्राइन बोर्ड बढ़ा है, यात्रा साल दर साल बढ़ रही है और आज जो है करोड़ के करीब यात्रा हर साल होती है। ये आंकड़ा बढ़ता कम होता रहता है, मगर तकरीबन ये आंकड़ा बढ़ता ही है। वही बात में एक विकास जी का एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है जो उन्होंने कहा, जो मैं लूंगा इसमें, वो ये है कि इस यात्रा से लाभ कितना है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो तिरुपति बालाजी, माता वैष्णो देवी, शिरडी, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की नजरों में रहते हैं। कारण ये है, आस्था तो है ही है, मगर ये आस्था का वो सैलाब यहाँ पर उमड़ता है। और आप बहुत बार खबरें भी आती हैं कि बहुत सारे जो डोनर्स हैं जो गुप्त दान करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में गुप्त दान होता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये पैसा क्या श्राइन बोर्ड सिर्फ यात्रा की उसमें लगाता है, या फिर इससे बाकी चीजों में भी जो है सरकार की कमाई भी बढ़ती है। तो जब हम सरकार की कमाई बढ़ने की बात करते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है कि बढ़ती है। उसका कारण ये है कि रेलवे की कमाई बढ़ती है, बसेस की कमाई बढ़ती है, टैक्स की कमाई बढ़ती है। और आप देखो कि कटरा में जो रोड एक टैक्स लगा हुआ है जो स्पेशल है, जिसके ऊपर आज तक कभी बड़ी बात ही नहीं हुई कि आप कटरा एंटर करते हैं और जम्मू कश्मीर नंबर की अगर गाड़ी नहीं होती तो उसको भी वहां किराया देना है। हालांकि वो किस चीज का टोल है आज तक कभी साफ नहीं किया गया। तो बहुत तरीके से कमाई होती है। अब बात आ जाती है इसमें नहीं नहीं एक मिनट बाबू जी, आपके दीपक, सवाल का इसमें जवाब दे रहा हूं मैं, आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। आप जो आपने जो पूछा उसमें ही आ रहा हूं। अब आप कह रहे हैं आस्था वर्सेस रोजगार। तो रोजगार जहां जहां आस्था होती है वहां जुड़ा ही होता है, चाहे वो सरकार का रोजगार हो, चाहे वो जनता का रोजगार हो। मगर डेवलपमेंट के खिलाफ मैं नहीं हूं कि डेवलपमेंट गंडोला लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लगाओ, जरूरी लगाओ, मगर गंडोला के एक सेट किए जाए सिस्टम कि कम से कम कटरा को बाईपास ना किया जाए। क्योंकि ये यात्रा जो है, इसके साथ आस्था तभी जुड़ती है जब इसका, हमारी बहुत पुरानी पुरानी की एक कथा है कि पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई, फिर हाथी मथा से लेकर बाणगंगा, हाथी मथा, हाथकुआरी होते हुए यात्रा जिस जिस रूट थे से माँ कंजक के रूप में माँ वैष्णो गुफा में पहुंची थी, भवन में पहुंची थी, उसी रूट से लोग जाना पसंद करते हैं, जिसको सही आस्था कहा जाता है। अब पहला कोल कंडोली दर्शन तो वैसे ही हाईवे बनने से बाईपास हो गया, तो अब जो यात्रा है उसका जो मेन शिविर है, धार शिविर कटरा, उसको बाईपास ना कर दिया जाए, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एजिटेशन भी कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपने बीच में एक चीज जो बोली थी कि जो पर्ची कटती है गाड़ियों की विदाउट जम्मू कश्मीर नंबर, दरअसल वो म्युनिसिपल काउंसिल कटरा की है। जी। वो हर म्युनिसिपल काउंसिल, जैसे बिश्ना है, आरसपुरा है, वहां पर हर सालाना एक टेंडर होता है और जो गाड़ियों की पर्ची काटी जाती है उसकी बोली करोड़ों में जाती है, और वो कमाई का साधन है म्युनिसिपल कमेटीज के लिए भी और साथ में जो ठेकेदार है उसके लिए भी। हालांकि वो पैसा खर्च होना चाहिए कटरा के बार्ड्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, वो बात अलग है कि खर्च नहीं होता, लेकिन वो म्युनिसिपल काउंसिल की है, उसका श्राइन बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अभी लेकिन पवन जी, अब आपने बात ये कही है, मेरा डेवलपमेंट छोटा सा श्राइन इसमें बोर्ड ने नहीं जवाब है। करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, हाँ, इतना वही पैसा आ रहा है, मैं ये तो उस पे आ रहा डेवलपमेंट हूँ। श्राइन बोर्ड ने करनी चाहिए थी ना पवन जी। उस पे बात करता। मैं उसी पे आ रहा हूं कि काम श्राइन बोर्ड का था, वहां पूरे कटरा को, धर्म नगरी कटरा को पूरा डेवलप करना। उन्होंने इसको छोड़ा तो म्युनिसिपल कमेटी वालों ने अपना टैक्स लेना शुरू किया। वो भी गलत है पवन जी, वो गलत है। आप देखिए, उधमपुर म्युनिसिपल कमेटी में कोई टैक्स नहीं कटता, सांबा म्युनिसिपल कमेटी में टैक्स नहीं है, कठुआ म्युनिसिपल कमेटी में टैक्स नहीं है, तो कटरा म्युनिसिपल कमेटी क्यों टैक्स लेगी? बड़ी बात है जब म्युनिसिपल कमेटीज का रूल और उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक है। जम्मू म्युनिसिपल कमेटी में कौन सा टैक्स है? आप जम्मू एंटर करते हैं, आप कहाँ टैक्स दे रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कमेटी को? नहीं, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है। कटरा म्युनिसिपल कमेटी क्यों टैक्स लेगी? बड़ी बात तो ये है, कटरा म्युनिसिपल कमेटी जो है, ये बाहरी गाड़ियों से जो टैक्स लेती है उसके ऊपर विरोध होना चाहिए, क्योंकि जहां पर
जहां पर जो कमेटीज का मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, जैसे बिश्नाह है, आरसपुरा है, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स जाते हैं, जो ट्रक्स जाते हैं सामान लेकर, जब वो उस जुडिक्शन से गुजरते हैं उनकी पर्ची कटती है। लेकिन कटरा में श्रद्धालुओं से टैक्स लेते हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। श्राइन बोर्ड को करनी चाहिए थी। और बड़ी बात है बिल्कुल, जो बिल्कुल। विकास जी ने कहा वो बहुत सही चीज है कि श्राइन बोर्ड इस पे क्यों नहीं बात करता कि कटरा नगरी जो है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए, वो तो स्टेट रेवेन्यू के तहत आती है। आप उनकी जमीन इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल ठीक है, माँ की आस्था है, इतना बड़ा स्थान है, मगर श्राइन बोर्ड कटरा की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी बात पवन होनी जी, चाहिए। पवन जी, मैं दीपक की कल बात ही- से कंटिन्यू कर रहा हूँ जी, आपके कुछ। आप हरिद्वार जाइए, आप बनारस जाइए, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, हिंदू धर्म धार्मिक स्थलों को डेवलप करने में। श्राइन बोर्ड तो ऐसा है जो ऐसे 2-3 स्थान और डेवलप कर सकता है। क्या हिंदू आस्थाओं की जगह पर श्राइन बोर्ड का पैसा लगा है? और जगह पर भी भेज सकते हैं। ये डिसीजन कौन लेगा? जिसका धर्म है। बुरा बात माने भी, किसी धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहा, पर आप सिखिज्म में जाइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी पे जाइए, क्या वो अपने धर्म के पैसे को ऐसे जाने देंगे? वो नई जगह डेवलप करते हैं, गुरुद्वारा दूसरे गुरुद्वारे को बंद करता है, और संगत वहां के जो चढ़तल चलाती है वो इन्हीं धर्म के कामों में यूज की जाती है। पवन जी, इसमें डिसीजन मेकिंग में क्या लोकल बॉडी के लोग नहीं होने चाहिए थे? कटरा के लोग नहीं होने चाहिए थे? उन परिवारों के लोग नहीं होने चाहिए डिसीजन मेकिंग में जिनसे ये लेके श्राइन बोर्ड बनाया गया था? पवन जी, कहीं ना कहीं ये धर्म से अलग कॉमर्स हो गया है। बिल्कुल कॉमर्स हो गया है। मैं जहां तक ये भी होना चाहिए था कि जो माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, उन्होंने जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हुए हैं, उसमें कटरा से बारीदार होने चाहिए थे, कटरा का लोकल बिजनेसमैन होना चाहिए था, कटरा का वो जमींदार होना चाहिए था जिसकी जमीन के ऊपर यूनिवर्सिटी बनी है, हॉस्पिटल बने हैं। कटरा का वो व्यक्ति होना चाहिए था जो वहां पर पहले माता के दरबार में दुकान करता था। ये तमाम चीजें हैं, इसके ऊपर हम भी एक बात और है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है ना, जी, उनके नामों का यूज किया जाता है वीआईपी स्लिप्स बनाने की, वीआईपी बुकिंग्स करने के लिए। जो दीपक ने बड़ी अच्छा एक बिल्कुल, पॉइंट बिल्कुल। छेड़ा था, 1000-1500 लोग अगर हेलीकॉप्टर से जाते हैं, 3000 रोपवे से जाएंगे, और कुछ आते हैं वीआईपी स्लिप्स लेके प्रायोरिटी सेशन के लिए। ऊपर जब 6-7 हजार लोग प्रायोरिटी के साथ होगा पवन जी, तो आम नागरिक का क्या होगा आप जानते ही। बिल्कुल। मैं अभी एक जगह और चलता हूं कि कल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से एक एमओजी साइन किया गया, उसको मंजूरी दे दी गई है। वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उनके साथ, कि अर्धकुंवारी और भवन के बीच में जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, जो पसियां गिरती है, उनका वो रखाव करेगी, उनको वो पहचान करेगी, ताकि वहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरा ही नर्सिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज को वहां पर बनाने की मंजूरी हुई है। और साथ में जो पुराना दरुड़ व्यापार मंडल है, जो जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो लोग हैं, इनके साथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी लगातार अब बैठकें कर रहे हैं। 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। चलो हम इसको छोड़कर वापस आते हैं कि श्राइन बोर्ड की बैठक तो हो गई, जो एमओयू साइन होना वो तो हो गया। अब चलते हैं आस्था और रोजगार। बाणगंगा तक जितनी दुकानें हैं, ऑटो रिक्शे वाला, पौनी वाला, पालकी वाला, घोड़े पिट्ठू वाला, और उसके साथ साथ जो छोटे दुकानदार हैं, उनका रोजगार छिन रहा है। इसके ऊपर कोई भी बोल के राजी नहीं है। हालांकि कल प्रदर्शन जरूर हुआ था, लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से कहीं पर भी कोई ऐसी बात उस समय सामने नहीं आई थी। तो विकास जी, रोजगार जो लोगों का है, जिसके ऊपर कई परिवार पलते हैं, आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिलों के लोग घोड़ा पिट्ठू पालकी का काम वहां करते हैं, और रोबे से उनकी रोजी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? पवन जी, कल किसी ने ये कहा था कि अगर 1000-1500 लोग ही जाएंगे, क्या 1000-1500 लोग ही कटरा आते हैं? पवन जी, मेरा कहने का मतलब है, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आप बचपन से वहाँ जा रहे हैं। ये दुकानों वाले अलॉन्ग द ट्रैक कहीं भी जाओ, कुछ खिलाने का होगा, कुछ माता की पिक्चर्स लगी होंगी, कुछ ऐसे लेके बैठे होंगे। ये एक श्रद्धालु को ताकत देते हैं। इनकी दुकानों की बत्तियां जलकर देखकर उनकी टांगों में ताकत आ जाती है, वो आगे बढ़ते हैं। कई सालों से ये लोग वहां बैठे हैं, इन्होंने बहुत कमाइयां करोड़ों की नहीं करी है पवन जी। इनकी बेसिक नेसेसिटीज और बेसिक रोटी चलती है, परिवार चलते हैं, और ये लोग उस आस्था से जुड़े हुए जो रौनक लगाते हैं। इवन आप अपने बाबे वाले मंदिर जाइए, किसी दिन अगर दुकानें बंद हो, आप मंदिर तक जाएंगे, आपको लगेगा क्या हो गया, सब कुछ जैसे अचेत सा हो गया। तो पवन जी, इस चीज को देखना पड़ेगा, कितने परिवार हैं जो आस्था के साथ जुड़े हैं यहाँ से, जिनका रोजगार चलता है। उनको एक रात में आप ये नहीं कहते कि आप सब बेरोजगार हो जाइए। लोगों का प्रदर्शन सही है, सरकार अभी रोजगार वैसे ही दे पा रही यूथ को, तो कटरा की यूथ के लिए श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उनकी लोकल रिक्रूटमेंट में कटरा वालों को कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है? क्या कटरा के लोकल जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रिक्रूटमेंट के लिए भी प्रावधान है? ऐसा कुछ नहीं है। तो कटरा के लिए कर क्या रहा है श्राइन बोर्ड? माता वैष्णो देवी के लिए चंद इमारतें बना दी, ये कर दिया, बट उसके सिवाय
क्योंकि धर्म, देखो, धर्म एक आस्था का और एक बिलीव की बात है। क्या जो सभी लोग अब वहां पे बैठते हैं वो उतने धार्मिक होते हैं, उन विचारों के होते हैं कि धर्म की डेवलपमेंट के लिए लगेंगे? नो, दीज आर ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस। तो रिलीजन कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। तो पवन जी, मैं वहीं आऊंगा, शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे कि रिलीजियस डिसीजंस आर टेकन ऑन इमोशंस, बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स। तो इसमें सेंटिमेंट तो कहीं है ही नहीं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको बुलाकर मुझे नहीं लगता ढंग से बात हुई है। डीसी की एक फॉर्मेलिटी है। और आपने देखा 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले डीसी साहब ने बात करी थी, उन्होंने बयान दिया था, आज वो किसी और पोस्ट पर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि जो भी इनके हक में आएगा वो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वो क्लियर है। अब नए डीसी जो रियासी में है, निधि मलिक, उन्होंने कल श्राइन बोर्ड के जो गेस्ट हाउस है वहां पर बैठकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ बैठक हुई की थी। दीपक, मेरा एक सवाल हो रहा है, ताराकोट जो इलाका है, ताराकोट कोई शहर नहीं है, ताराकोट एक छोटा सा एरिया है। अब वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का जंक्शन वहां बनेगा, रेलवे से भी कह दिया गया है। अगर ऐसा होता है फिर तो कटरा बाईपास हो गया। देखिए पवन जी, दो चीजें हैं इसमें। एक तो हम बात करते हैं किसी शहर को या कस्बे को एक्सपैंड करने की, एक्सपैंड करने जा रहे हैं कटरा को ताराकोट तक, फिर तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप कटरा को बाईपास करने की बात करते हो फिर ये सरासर गलत है। क्योंकि जम्मू पठानकोट तक जब ट्रेन आती थी तो जम्मू की वैल्यू थी। जब जम्मू ट्रेन आ गई और यहां से आगे उधमपुर बढ़ गई तो जम्मू बाईपास हो गया, फिर उधमपुर बाईपास हुआ, फिर कटरा बाईपास होगा। तो आखिर आप जैसे ही बड़े कस्बे जहां पर एक रोजगार की संभावना बनती है उसको बाईपास करते जाएंगे, तो आप जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, या श्राइन बोर्ड जो कटरा की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो डेवलपमेंट है किस लिए? डेवलपमेंट बेसिकली होती है किसी भी एरिया के लोकल लोगों को राइज करने के लिए, ताकि उनके इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे, वहां एम्प्लॉयमेंट बने, वहां के युवाओं को वहीं पर रोजगार मिले, एंटरप्रेन्योरशिप मिले। तो हम ये बात सिर्फ कागजों में ना रखें, ये जमीन पर रखें। तो इसलिए कटरा को कटरा रहने दीजिए, वो आधार शिविर है। हम हमेशा जब आज भी लिखते हैं, बोलते हैं ऑन द फुट हिल्स ऑफ कटरा, जो माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियां हैं उनके चरणों में कटरा बसा हुआ है। तो मां के चरणों में ही कटरा को रहने दीजिए। आप ताराकोट को नया शहर नहीं बसाइए, आप कटरा को ताराकोट तक एक्सपैंड कीजिए। इवन आप रास्ते में एक और मार्केट बना सकते हैं जो कनेक्ट करे। क्योंकि शुरू में हमने देखा था जो ऑटो रिक्शा है कटरा से आपको बाणगंगा ड्रॉप करके वापस ताराकोट रास्ते से आते थे, आप उसको उस तरह से एग्जिट रखिए। आप ये जो नया एक्सटेंशन बना रहे हैं ताराकोट से, और ताराकोट से कोशिश कर रहे हैं कि सीधे बाय रोड श्रद्धालु ऊपर पहुंचे, ऐसा मत करिए। मगर दूसरी बात पवन जी, एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे लग रहा है, स्मेल हो रहा है, जितना मैंने बातचीत की है, पता किया है कि ये गंडोला प्रोजेक्ट जो है करोड़ों की लागत से, ये बहुत पहले इसका प्लानिंग हो चुकी थी और ये प्रोजेक्ट लगेगा। मगर इस प्रोजेक्ट में कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि आस्था भी बनी रहे और रोजगार पे भी कटाक्ष ना हो। बिल्कुल, आस्था बनी रहे, रोजगार पे कटाक्ष ना हो। आस्था की अगर हम बात करें तो जैसे दीपक ने कहा था, पहला दर्शन कोल कंडोली, दूजा देवा माई, हाथी मत्था पाप लथा। तो ये तमाम जो ट्रैक है जहां पर खुद वैष्णो देवी चलकर गई हैं उस भवन तक, और ये एक आस्था का प्रतीक है। जब आप उसको बाईपास कर देते हो तो आस्था एक साइड पे रह जाती है। अब मेरा आखिरी सवाल है विकास शेखर जी आपसे, क्या कटरा के लोकल चुने हुए जो विधायक हैं या फिर कटरा के वो लोग जो इस समय असमंजस में हैं कि हम किसका साथ दें, क्या श्राइन बोर्ड की ओर से या किसी और की तरफ से ऐसा प्रयास अभी तक नहीं किया गया? तमाम जनता कल रोड पे थी और लोगों के प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं वो बाहर थे। इस पर आपकी क्या कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पवन जी, मैं इस सवाल का आंसर दूं उसके सिवाय मेरे मन में एक बात है जो मैं बिना बोले शायद अभी नहीं रह पा रहा। देखो, आप जब बाहर देखते हैं, आप दुनिया में जीना सीखते हैं, आप ऐशो आराम को देखते हैं, लेकिन जब आप भगवान और आस्था को देखना होता है तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं, एक आर्ट को ढूंढते हैं, तब जाकर ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, आपको समझ आता है। ईश्वर के जब नाम लेते हैं लोग, बड़े से बड़े सेठ भी वहाँ पे जाके हवन करते हैं, बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, जो वहाँ का प्रचलन हो, धोती पहनते हैं, वैसे करते हैं। तो जहाँ पे कंफर्ट्स के लिए बना जाए वहाँ धर्म दूर हो जाता है। हाँ, मैं मानता कि कोई बीमार, विकलांग, उनके लिए ये सहूलतें बनती, बहुत अच्छा था। पवन जी चौड़े होकर आते हैं, पैसे और सोने की चेनें पहन पहन कर आते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी बिल भी मैंने दर्शन आसान कर लिए। तो वो तो लोग वैसे ही भगवान से दूर हैं, और श्राइन बोर्ड उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। आस्था गरीब की है, धर्म को गरीब चला रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समृद्ध से समृद्ध आदमी है, जब उसको धर्म ढूंढना होता है, वो धर्म को तब ढूंढने निकलता है जब दुनिया से परेशान हो जाता है।
उसको बीमारी गिरती है, उसको और परेशानियां होती है, बट जीवन को वो जी नहीं पा रहा होता, तब वो अपने भगवान और अपने धर्म के पास जाता है। तो ऐसे वक्त आपको नेसेसिटीज चाहिए, उनके यात्रा को कंफर्टेबल करिए। लेकिन आप ये देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप टोटल कॉमर्स की तरफ चल रहे हैं पवन जी, इससे नहीं होगा। जी हाँ, वहाँ के लोकल एमएलए की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए श्राइन बोर्ड में, दो दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी। लोगों की बातें लेकर कौन आएगा, वहाँ का एमएलए नेचुरली बोर्ड का मेंबर होना चाहिए। जब कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर, दो तीन जो बोर्ड के मेंबर होने चाहिए जिनके पास पावर हो, जो लोग और समूह की बात रख सके, ये प्राविधान बनना चाहिए। क्योंकि गवर्नर भी बाहर के होते हैं, आज उनको एलजी किया जाए, पहले गवर्नर होते थे, वो जल्दी बाहर के होते हैं और वो हमारे लोकल पॉलिटिशियन नहीं होते। तो हमारे लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व जितने से जितने ज़्यादा होंगे, और वो एक्टिव लोग, आप किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को मेंबर बना देते हैं पवन जी, उससे कुछ नहीं होगा। एक्टिव पॉलिटिकल लोग से एक्टिव रिलीजियस लोग इसके मेंबर होने चाहिए हिंदू धर्म से, ये बहुत ज़रूरी होगा, वरना श्राइन बोर्ड आगे आगे चलता जाएगा और धर्म कहीं पीछे छूटता चला जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, वो श्राइन बोर्ड के अंदर एक ऐसा मेंबर होना लोकल चाहिए हिंदू लीडर जो चुनिए, कटरा के कोई जो लोगों, धर्म के लीडर है बड़े बड़े। लोकल हाँ। एमएलए, लोकल अब एमएलए, धर्म लोकल के एमएलए, हाँ, लोकल एमएलए शुड बी पार्ट ऑफ इट पवन जी, बिकॉज वो लोकल लोगों बिल्कुल को बिल्कुल रिप्रेजेंट वो होना करता है। चाहिए ताकि कटरा के लोगों की बात रख सके, उनके हक की बात रख सके। खैर, आज की डिस्कशन जो थी, आज का विचार विमर्श इसी पर था, आस्था और रोजगार कहाँ किस ओर हम जा रहे हैं, किस तरीके से सुविधाओं के चलते हम अपनी पुरानी वो आस्था जिसे कहते थे कि पहला दर्शन कोल कंडोली दूजा देवा माई, उससे दूर होते जा रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आस्था और रोजगार अगर एक साथ हों और उसके बाद आप आधुनिकता के लिए सुविधाएं देना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए सुविधा प्रदान करवाइए जो चल नहीं सकते, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप जितने भी प्रावधान लाएंगे उनका स्वागत होगा। लेकिन जब आपके वहां पर बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ जो डायरेक्ट चार्टर लेकर पहुंचेंगे, उनको वीआईपी सुविधा मिलेगी, तो आस्था फिर एक साइड पे रह जाती है, वहां पर आस्था सामने नहीं आती। धन्यवाद। तो आज इसी पर कार्यक्रम था विचार विमर्श कि कटरा में इस समय जो हो रहा है, आस्था और रोजगार को लेकर बहस चल रही है कि आखिर श्राइन बोर्ड क्या फैसला लेता है। इंतजार करना पड़ेगा 23 दिसंबर तक का।